फिल्म की शुरुआत एक कड़े माहौल से होती है। एक निर्दयी व्यक्ति गहन सोच में डूबा मेज पर बैठे 3 शॉट ग्लास सजाता है। पहला खाली, दूसरे में 1 गोली और तीसरे में 2 गोलियां। वह अपनी वीरता को याद करता है, अपने उन जाबांज साथियों के नाम गिनते हुए जिनके साथ उसने जंग का मैदान साझा किया था। गिनती जब अंतिम नाम पर थमती है, वह 2 गोलियों वाला ग्लास उठाता है। उसकी आंखों में दृढ़ता होती है। वह बिना किसी झिझक के व्हिस्की गटक जाता है, फिर गोलियों को रिवॉल्वर में डालता है, रूसी रूलेट की खतरनाक परंपरा को अपनाते हुए। ट्रिगर के दबते ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है। बस एक क्लिक सुनाई देता है, कोई गोली नहीं चलती। यह उसकी किस्मत है या फिर उसकी सजा, उसे खुद भी समझ नहीं आता। उस दिन के एक और भाग में चैपमैन एक शराब की दुकान पर स्टॉक भरने जाता है। अचानक 2 हथियारबंद लुटेरे दुकान में घुसते हैं। चैपमैन बिना डरे उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है जब वह शांति से कहता है, पेट में गोली मत मारना, वो धीमी और गंदी मौत है। वह एक बंदूक का बैरल पकड़ लेता है और दुस्साहसी भाव से कहता है, सीने या सिर में निशाना लगाओ। उसका साहस देखकर लुटेरा क्षण भर के लिए हिचकिचा जाता है। इसी का फायदा उठाकर चैपमैन एक झटके में स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेता है। उसकी तेज गतियों से एक लुटेरा धराशायी होता है, फिर दूसरा भी। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, उसके दिमाग में युद्ध क्षेत्र की यादें उमड़ने लगती हैं। अंतर यदि वास्तव में मौजूद था तो वह मिट चुका है। रात आती है लेकिन उसके लिए शांति नहीं होती। भयावह फ्लैशबैक ट्रेन की तरह दिमाग पर आक्रमण करते हैं। कठोर ट्रेनिंग और प्रयासों के बावजूद वह उन भूतकाल के साये से पीछा नहीं छुड़ा पाता। गुस्से में वह दीवार पर मुक्के मारता है, अपनी मुट्ठियों को खून से लाल कर देता है। सुबह होती है लेकिन वो अपनी जर्जर हालत से उबर नहीं पाता। हैंगओवर और थकावट उसे जकड़े हुए हैं। तभी दरवाजे पर विनम्र दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो अपनी बहन सिंडी को पाता है, जिसे वह एयरपोर्ट से लेना भूल गया था। सिंडी उसकी हालत देखकर आश्चर्यचकित नहीं होती है। वह बस 2 दिन के लिए शहर में है, एक दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए, और फिर वह ब्राजील वापस लौट जाएगी। चैपमैन को उसके ब्राजील के खतरनाक मोहल्लों में किए जा रहे चैरिटी के काम से आपत्ति है, लेकिन बहन से बहस करना व्यर्थ है। सिंडी जाने से पहले उसकी दवाइयों की जांच करती है, वही दवाइयां जो उसे शांत रखने के लिए दी गई थीं। लेकिन वह पाती है कि चैपमैन ने दवाओं की जगह खानसामा की ताजा मिंट टॉफियां रखी हैं। सिर हिलाते हुए सिंडी चली जाती है। अपने भाई की परवाह उसे परेशान करती है। कुछ समय बाद 2 ब्राजीलियाई पुलिस वाले, कैटरीना और पाउलो, सिंडी को समुद्र तट पर अचेत अवस्था में पाते हैं। यह एक क्रूर हमले का मामला था जिसने खबरों की सुर्खियां बटोरी और अंततः अमेरिकी दूतावास तक पहुंच गया। चैपमैन तक समाचार पहुंचते ही वह रियो डी जनेरियो की पहली उड़ान लेता है। ब्राजील में उनका स्वागत अमेरिकी राजदूत और उनका पुराना दोस्त मैनी रिडली करता है। अस्पताल में सिंडी को कोमा में देखकर चैपमैन की युद्ध की त्रासदियों की यादें पुनः जीवंत हो उठती हैं। तभी पुलिस डिटेक्टिव सैंटो आता है। मैनी उसे केस का लीड डिटेक्टिव बताता है। चैपमैन से संयमित रहने की गुजारिश करता है। सैंटो स्पष्ट कहता है, फवेलास बोटने के लिए नहीं है। क्राइम सीन की ओर जाते समय दोनों के बीच ईमानदारी भरी बातचीत होती है, जिससे दुनिया की क्रूरता बुश ओटसई उजागर होती है। चैपमैन को हर जगह युद्ध नजर आता है। सैंटो बच्चों को अपराध की राह पर बढ़ते देखता है। फवेलास में चैपमैन की मुलाकात फिर से कैटरीना से होती है। वह बताती है कि अब यहाँ के क्लिनिक और स्कूलों को सरकार नहीं बल्कि ड्रग कार्टेल फंड करते हैं। इस कारण स्थानीय लोग अपराधियों की मदद करते हैं, अन्यथा उनकी थोड़ी बहुत स्थिरता भी खत्म हो जाएगी। अस्पताल में अचानक सिंडी की हालत बिगड़ जाती है। कुछ मिनट पहले एक महिला डॉक्टर के रूप में उसके कमरे में थी, अब लाइफ सपोर्ट मशीनें बंद हैं। गुस्से में चैपमैन 24/7 पुलिस सुरक्षा की मांग करता है और फवेलास में जवाब तलाशने निकल पड़ता है। वह एक छोटे गली के लड़के कुक्का को ढूंढता है, जिसे उसने सिंडी के हमले वाली जगह के पास देखा था। कुक्का के गले में सिंडी का मंगलसूत्र देखकर चैपमैन का खून खौल उठता है। वह कुक्का को पकड़ लेता है, लेकिन कुक्का और उसके दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि एक अनुभवी मरीन के सामने उनकी कुछ नहीं चलती। कुक्का चाकू निकालता है, लेकिन चैपमैन उसे एक पल में निहत्था कर देता है। फिर कैटरीना आती है और स्थिति को शांत करती है। वह बताती है कि सिंडी ने कुक्का के परिवार के साथ काम किया था। मंगलसूत्र सिंडी और मारिया की दोस्ती का प्रतीक था। अपनी गलती समझते हुए चैपमैन कुक्का से सिंडी की नोटबुक प्राप्त करता है। हालांकि कई पृष्ठ गायब होते हैं। नोटबुक में एक फोटोग्राफर का संपर्क पाया जाता है, जिसके साथ सिंडी ने हाल ही में काम किया था। चैपमैन उससे कैफे में मिलता है। फोटोग्राफर बताता है कि सिंडी फवेलास के बच्चों की जिंदगी और गायब हो रही लड़कियों पर प्रोजेक्ट कर रही थी। उसने अवैध हथियारों और अभ्राजन्य गतिविधियों की फोटोग्राफी के लिए कहा था, लेकिन सभी फोटो सिंडी ले गई। चैपमैन फोटोग्राफर का धन्यवाद करके जबरन उसकी जेब से एक फ्लैश ड्राइव निकाल लेता है। जैसे ही फोटोग्राफर अपनी कार की ओर जाता है, एक विस्फोट होता है। कार में आग लग जाती है। फोटोग्राफर घटनास्थल पर ही दम तोड़ देता है और कई लोग घायल होते हैं। धमाके से चैपमैन की जंग की यादें फिर उभरती हैं, लेकिन उसकी नजर उसी औरत पर पड़ती है जो सिंडी को अस्पताल में मारने आई थी। वो उसका पीछा करता
करता है। तभी एक काली एसयूवी आती है। हथियारबंद लोग ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलाते हैं। चैपमैन बाल बाल बचता है। पास में एक सिक्योरिटी गार्ड मर जाता है। चैपमैन उसकी बंदूक उठाता है और जवाबी फायरिंग में कुछ हमलावरों को ढेर कर देता है। बाद में रिडली के ऑफिस में वो हमले की बात करता है। हमलावरों के टैटू देखकर उसे जापानी अंडरवर्ल्ड का शक होता है। फ्लैश ड्राइव में सिंडी की एक फोटो मिलती है जिसमें एक आदमी नाइट क्लब के बाहर दिखता है। रिडली उस जगह को पहचानता है। क्लब में चैपमैन उस आदमी को बाथरूम में पकड़ता है, उसके कागजात छीन लेता है। दबाव में वो एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट का पता देता है जो सिंडी के हमले से जुड़ा हो सकता है। अगले दिन चैपमैन और रिडली एक शानदार विला पहुंचते हैं। उधर सैंटो और उसकी टीम फवेलास में ड्रग तस्करों पर रेड की तैयारी करते हैं। सैंटो बेरहमी से कहता है, कोई रहम नहीं, रेड में कोई गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ लाशें गिरती हैं। विला में चैपमैन की मौजूदगी छिप नहीं पाती। ऊपर एक ठंडी खतरनाक दिखने वाली एशियाई औरत नकदी गिनते हुए अपने गार्ड्स को हुक्म देती है। चैपमैन को बालकनी पर ले जाया जाता है। नीचे एक वैन आती है जिसमें से मारिया समेत कई लड़कियां उतारी जाती हैं। तभी एक गार्ड उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन चैपमैन उसे पलटकर बेहोश कर देता है। वो छिपते हुए तस्करों का पीछा करता है। जगह जापानी याकुजा से भरी है। फवेलास में सैंटो का नरसंहार जारी है। उसका एक आदमी याकुजा को बच्चों को ले जाते देख रोकता है, लेकिन सैंटो उसे गोली मार देता है। याकुजा को जाने देता है और अपने आकाओं को फोन करता है। दूसरी तरफ औरत अपने बॉस हिरामोटो को बताती है कि चैपमैन रास्ते में है, उसे खत्म करना होगा। चैपमैन 5 याकुजा से अकेले भिड़ता है, सिर्फ मुक्कों और एक चुराए ब्रीफकेस से। तभी सैंटो और बारोरो बंदूक ताने आते हैं। गोलियां चलती हैं, लेकिन कैटरीना और उसका पार्टनर वक्त पर पहुंच जाते हैं। सैंटो मजबूरी में साथ देता है। चैपमैन उन्हें उस कमरे में ले जाता है जहां लड़कियां थीं, लेकिन वो खाली है। ब्रीफकेस में याकुजा से जुड़े कागजात हैं। सैंटो उन्हें हिरासत में लेने की बात करता है। चैपमैन को अचानक ख्याल आता है उसने लिमा का नाम नहीं लिया था। फिर सैंटो को कैसे पता? सैंटो इसमें शामिल है। चैपमैन कैटरीना को सिंडी की सुरक्षा के लिए अस्पताल भेजता है और सैंटो का पीछा करता है। सैंटो के कार में छिपकर वो पोर्ट पहुंचता है जहां याकुजा बच्चों को जापान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चैपमैन रिडली को सब बताता है, लेकिन रिडली उसे अकेले न जाने की सलाह देता है। चैपमैन सुनता कहां है। वो एक एक कर गार्ड्स को चुपके से ढेर करता है। तभी सैंटो से उसकी आंखें मिलती हैं। गोलीबारी शुरू होती है। चैपमैन एक फोर्कलिफ्ट से सैंटो को पिन करता है, लेकिन बारोरो उसे पीछे से मारता है। कैपोएरा हमले के बावजूद चैपमैन की ताकत और सटीकता भारी पड़ती है। तभी हिरामोटो अपनी कटाना के साथ आता है। उसकी चाल घातक है। चैपमैन के हाथ में चोट लगती है। अब 3 बनाम 1। सैंटो चाकू से हमला करता है, लेकिन चैपमैन उसे बारोरो के पैर में घोंप देता है। फिर वो सैंटो को बेहोश कर देता है और उसकी चेन छीनकर उसके सीने में घोंप देता है। अब सिर्फ हिरामोटो बाकी है। चैपमैन 2 स्टील पाइप उठाता है, तलवार को रोकता है और उसे हिरामोटो के गले की ओर मोड़ देता है। तभी हिरामोटो की छिपी ब्लेड चैपमैन के पेट में घुसती है, लेकिन चैपमैन हार नहीं मानता। वो हिरामोटो के सिर पर जोरदार वार करता है जब तक वो ढेर न हो जाए। सैंटो खून से लथपथ चैपमैन को एक चाबी देता है। ये एक लॉकर खोलती है जिसमें भ्रष्ट पुलिस, जजों और सरकारी अफसरों के रिकॉर्ड हैं। सैंटो कहता है, मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन सिंडी पर हाथ नहीं उठाया। उसकी सांस टूटती है। हिरामोटो आखिरी बार हमला करता है, लेकिन चैपमैन उसे गोलियों से भून देता है। चैपमैन सैंटो के टूटे शरीर के पास बंदूक छोड़ देता है। आखिरी रहम। रिडली और पुलिस पहुंचती है। चैपमैन बच्चों को खुद आजाद करता है। सिंडी बच तो जाती है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। रिडली इलाज का खर्च उठाने को तैयार है, बशर्ते चैपमैन उसके लिए गुप्त ऑपरेटिव बने। रिडली को जवाब पहले से पता है। चैपमैन को नई पहचान मिलती है, उसका पुराना मरीन कॉल साइन फॉल्कन।